तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। ठीक है। उसके पहले एक उत्कृष्ट विचार देखते हैं। जिसका गुरु वक्त है उसने हर सबक को सीखा, यानी हर सबक सीखा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। मतलब जिसका गुरु वक्त है उसने हर सबक सीखा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। मतलब उसकी पराजय कभी नहीं होगी, जो वक्त पे सारा काम करेगा। जिसको जो अपना वक्त को ही अपना गुरु मान लिया है, उसका हर काम समय पे होगा, अर्थात उसे कोई हरा नहीं सकता। इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा और इसको अपने कंठ में या विचारों में इसको ध्यान से रख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए, हम आज पढ़ेंगे विराम चिन्ह। मतलब विराम चिन्ह होते क्या हैं? ठीक है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। ठीक है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि ठहराव, रुकाव। ठीक है। मतलब जो हमारी मतलब भाषाएं या जो हम बोलते हैं उसमें एक उतार चढ़ाव होता है, सबकी एक समान नहीं होती है। मतलब सारे चीज़ को एक समान नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक समान बोलेंगे तो किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कहाँ पे कितनी देर कैसे रुकना है, इसके लिए हम कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए, कुछ विराम चिन्ह ये दिए हुए हैं। जैसे पहला विराम चिन्ह क्या है? पहला विराम चिन्ह क्या है? अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, विस्मय सूचक चिन्ह है, सूचक चिन्ह है। और कौन सा है? उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, अर्धविराम है, लाघव चिन्ह है, कोष्टक है, विवरण चिन्ह है, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर जो हंस पद त्रुटि पूरक चिन्ह है, अगर एक बार क्वेश्चन पूछ देगा हंस पद को मतलब दूसरे वाक्य में, या दूसरा दूसरा किस नाम से जानते हैं? त्रुटि पूरक चिन्ह के नाम से जानते हैं। या त्रुटि पूरक चिन्ह पूछ देगा किस नाम से और जाना जाता है? हंस पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे की। आगे देखते हैं अल्प विराम। क्या पढ़ेंगे? अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? देखिए, अल्प विराम ये है, कॉमा लगाएंगे, ऐसे कॉमा लगाते हैं, इसको अल्प विराम बोलते हैं। वाक्य के बीच में कॉमा लगा रहता है ना, यहाँ पे देखिए, रमा, राधा, सुधा और रीमा फिल्म देखने गई हैं। दूसरा वाक्य देखिए, जब हम घर पहुंचे शाम हो गई। तो राधा के बाद कमा लगा है ना, राधा, रमा, मतलब इनके बाद कमा लगा हुआ है। यहाँ पे पहुंचे के बाद कमा लगा हुआ है, इसी को विराम, अल्प विराम बोलते हैं। क्या विराम बोलते हैं? अल्प विराम, कॉमा बोलते हैं इसको। मतलब पढ़ते समय या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुका जाता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप बोलते हैं। जैसे कमल टीवी देख रहा है, इस वाक्य को देखिए, कमल टीवी देख रहा है, बालक खेल रहे हैं। इन दोनों वाक्य को देख रहे हैं। बाद में जब ये वाक्य पूरा हो रहा है, खड़ी पाई हुई है, तो ये पूर्ण विराम को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, पूर्ण विराम ऐसे, पूर्ण विराम ऐसे। ठीक है। अब देखिए, पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है, अर्थात कही जाने वाली बात पूर्ण हो जाती है, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे एक विस्मय सूचक वाक्य लिखा गया है। अरे, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? छी, यहाँ तो बहुत बदबू आ रहा है। तो ये देखिए, अरे के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है और छी के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। अरे के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है और छी के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है। कैसे है ये चिन्ह? ऐसे लाइन कैसे है ये चिन्ह? ये लाइन खींची हुई है, नीचे बिंदी है, ऐसे लाइन खींची हुई है, नीचे एक बिंदी है। इसी को क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। मतलब विस्मय हो जाता है, जैसे शोक, हर्ष, भय, आश्चर्य अथवा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक शब्द का या सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला पढ़ना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना,
ये चिन्ह कैसा बना रहता है, ऐसे बना रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे हम लोग बहुत बार देखे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, क्या तुम क्या तुम वहां गए थे, उसने तुमसे क्या पूछा। ठीक है, प्रश्न किया गया है ना। अब देखिए, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यही वाला चिन्ह है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस तरह हमको याद रखना है ये चिन्ह कौन सा होता है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। अब देखिए, ये है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, यहाँ पे दो ऐसे कॉमा रहता है, इस साइड दो कॉमा कॉमा रहता है, बीच में वाक्य लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गांधी जी कहा करते थे हमें पढ़ने के साथ साथ विचार भी करना चाहिए। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। तो ये देखिए, हमें पढ़ने के साथ विचार भी करना चाहिए, ये उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दोनों, ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, इन्वर्टेड कामा या उद्धरण चिन्ह के रूप में लिखा गया है, मतलब के बीच में लिखा गया है। जो चिन्ह ये बताया है ना, यही है। ठीक है, इसके बीच में लिखा रहेगा। किस अब देखिए क्या होता है ये उद्धरण चिन्ह, किसी अन्य के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निर्देशक चिन्ह डैश। ठीक है, निर्देशक चिन्ह जैसे यहाँ देखिए, नौकर मालिक मुझे आज कुछ पैसों की आवश्यकता है। यहाँ देखिए, नौकर और मालिक के बीच में डैश लगा हुआ है ना, ऐसे डैश, ये इस तरह, यही क्या है आपका निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पे भी लगा, बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो, इस वाक्य के बीच में लगा है ना, देखिए यहाँ कहा के बीच में लगा हुआ है, यहाँ नौकर और मालिक के बीच में लगा, इसी को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी कथन से पूर्व अथवा उदाहरण देने हेतु किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हाइफन भी बोलते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह, अब देखिए योजक चिन्ह देखिए, यहाँ पे एक वाक्य देखिए, अमीर गरीब लाभ हानि दिन रात, इन दोनों के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है ना। अब देखिए, ये निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है थोड़ा, और योजक चिन्ह छोटा होता है, छोटा, सॉरी, छोटा होता है। योजक चिन्ह बड़ा, ये थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा साइज में छोटा होता है। योजक चिन्ह थोड़ा मतलब छोटा होता है, और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, समझ लीजिएगा। देखिए, ये अमीर गरीब के बीच में लगा हुआ है, लाभ हानि के बीच में, और दिन रात के बीच में लगा है। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के मध्य किया जाता है। शब्द युग्म मतलब जोड़ा, अमीर गरीब लाभ हानि पाप पुण्य, ऐसे वाक्य जहाँ मतलब शब्द लिखे रहते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ अर्ध विराम सेमी कोलम। ठीक है, अभी अर्धविराम देखिए कैसे लगा हुआ है, यह तुम्हारा प्रशंसक है या वह तुम्हारा प्रशंसक है, तुम उसे मूर्ख समझते हो। यहाँ देखिए, प्रशंसक है और तुम के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है। चिन्ह क्या है, ऐसे है, यहाँ पे एक बिंदी है, मतलब है, ऐसे करके लगाया गया है, ऐसे करके लगाया गया है, तो ये क्या है, अर्ध विराम है। ठीक है, सज्जन सज्जनता नहीं छोड़ते, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते। अब देखिए, यहाँ छोड़ते और दुष्ट के बीच में एक साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। वाक्यों में जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना हो, मतलब पूर्ण विराम जो था उससे कम और अर्ध विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है, वहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह, अब देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है, देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है, यहाँ डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर को शॉर्ट में लिखा है डॉक्टर और जीरो लगा दिया, जीरो बना दिया गया, छोटा सा बिन गोला। यहाँ देखिए, कृपया पृष्ठ उलटिए, क्री जीरो प्री जीरो ऊ जीरो। ठीक है, ऐसे लगा के लिखा गया है, तो ये जो ऐसे छोटा सा गोला है, ये सॉरी, ये वाला, यही इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं। अब देखिए कहाँ पे लिखा जाता है, कैसे इसका डिफिनीशन क्या है या
किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखने के लिए, कोई शब्द बड़ा है उसको छोटे शब्द में, जैसे डॉक्टर बड़ा है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए डॉक्टर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना शॉर्ट में, इसी तरह वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोष्टक, यहाँ देखिए महेश ब्रैकेट में खुशी से पिताजी बताइए कब चलना है। ठीक है, यहाँ दो देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना खुशी से। अब दूसरा वाक्य देखिए, ईर्ष्या किसी की उन्नति से जलना, मतलब ईर्ष्या ब्रैकेट में लिखा है किसी की उन्नति से जलना से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। तो ये दोनों वाक्य जो ब्रैकेट में लिखा गया है ना, इन्हीं को कोष्टक के अंदर लिखा गया है, इसी को जिसके मतलब लिखा गया है जो वाक्य। अब देखिए कोष्टक मतलब 3-4 तरह के होते हैं, छोटा होता है, मझला होता है, बड़ा होता है। ठीक है, का प्रयोग हम प्राय अपनी ओर से किसी कथन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसी चीज़ को अपने अर्थ समझने के लिए इसमें बीच में लिखा जाता है। अब जैसे महेश पिताजी बताइए कब चलना है। ठीक है, अब महेश पिताजी बताइए कब चलना है, लेकिन यहाँ बीच में लिख दिया खुशी से वो मतलब चलने के लिए कह रहा है। तो इस तरह का क्या होगा, ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखिए विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, जैसे यहाँ एक वाक्य लिखा है, भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई महानगर हैं, और यहाँ पर दिल्ली के बीच में एक साइन लगा हुआ है ना, देखिए ऐसे करके साइन लगा हुआ है, इधर एक बिंदी इधर बिंदी, इस तरह का एक लगा हुआ है ना, इसी को हम विवरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह। ठीक है, जब किसी विषय का विवरण अगले वाक्य में हो रहा हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी मतलब विषय को और विस्तार से बताना हो, जैसे यहाँ देखिए भारत के 4 महानगर, अब बीच में डैश लगा दिया है, अब इसको और विस्तार बताया कौन कौन है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई। चलिए अगला देखते हैं, हंस पद और त्रुटि पद। हंस पद और त्रुटि पद, पहले एक वाक्य देखते हैं, मानव जीवन में, ठीक है, एक कोई वह शब्द छूट गया, ही प्रधान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो छूटा है उसको ऐसे चिन्ह लगा के ऊपर लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा है ना, कर्म लिखा गया है, ये छोटा सा जो चिन्ह है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, हंस पद या त्रुटि पद। जहाँ पर त्रुटि हो जाता है वहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा के ऊपर लिख देते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो लिखते थे, वाक्य छूट जाता था उसमें कोई शब्द, तो ऊपर ऐसे छोटा सा टोपी बनाते थे ऐसे और ऊपर लिख देते थे, उसी को त्रुटि पद बोलते थे। तो पहले तो हम लोग बस प्रयोग कर लेते थे, जानते नहीं थे ये चिन्ह कौन सा है, लेकिन अब हमें पता चल गया ये हंस पद है या त्रुटि पूरक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए ये वाक्य कैसे सही हो गया, मानव जीवन में कर्म ही प्रधान है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कैसी थी, यहाँ पर त्रुटि हो गया तो इसको ऐसे डैश लगाएंगे और लिख देंगे, सिंधु घाट की सभ्यता नगरीय सभ्यता, यहाँ पर लिखा है नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए लिखते लिखते यदि कोई शब्द बीच में छूट जाए तो जिन दो शब्दों के बीच का छूटा शब्द लिखना, उसके बीच त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। मतलब कई वाक्य छूट जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, जब लिखते लिखते थे छूट जाता था तो उसको डैश लगाते थे, ऐसे लिख देते थे। ठीक है, उसी को त्रुटि पूरक बोलते थे या हंस पद बोलते थे। अब देखिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें कहीं कहीं कुछ समय का विराम अथवा विश्राम लेना पड़ता है। कहाँ तथा कितने समय के लिए रुकना है, यह व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चिन्ह निम्नलिखित हैं जो हम बता चुके हैं। इस तरह हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। इस पर लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेता रहूँगा, प्लीज़।